नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। इसके अंतर्गत हम कक्षा 9th विषय सामाजिक विज्ञान के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम लोग पाठ नंबर 20 आपदा और प्रबंधन की जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इसमें हमने अगले वीडियो के अंदर देखा था कि दावाग्नि के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि दावाग्नि कैसे लगती है, किस प्रकार से दावाग्नि के लिए मुख्य कौन कौन से बातें हैं जो जवाबदार है, और उसके अलावा कि ये दावाग्नि कौन सी ऋतु के अंदर सबसे अधिक लगती है, ये सब हमने देखा था। उसे के पश्चात एक और देखा था, अनावृष्टि के अंदर क्या न करें, अनाज की बर्बादी रोकने के लिए बड़े भोजन समारोह न करें, नागरिक अनाज तथा घास चारे का संग्रह न करें। ठीक है, तो दावाग्नि के लिए कुदरती कारण तो सिर्फ एक ही है कि सूखी ऋतु के अंदर जो सूखे पेड़ पत्ते होते हैं उसमें आग लग जाए, ऐसी स्थिति के अंदर, या फिर दूसरे जो दावाग्नि लगने के मुख्य कारण है वो मानव सर्जित है। ठीक है, इसलिए दावाग्नि को रोकने के सिर्फ दो ही रास्ते, एक तो क्या हो जाए, पूरी तरह से आग ठंडी ना हो जाए तब तक चलती रहे, और दूसरा कि अगर तेज़ बारिश हो जाए तो। अब दावाग्नि के समय क्या करना चाहिए और क्या न करें उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वन विभाग को सूचनाओं का पालन करें, वन विभाग के द्वारा दी जा रही सूचनाओं का पालन करना चाहिए। दूसरा, शुष्क मौसम में वन क्षेत्र में विशेष पेट्रोलिंग की व्यवस्था करें, और शुष्क ऋतु के दौरान वन क्षेत्रों के अंदर विशेष पेट्रोलिंग, यानी कि जो वन अधिकारी वो समय समय पर वन पर घूमे और जो सूखे पेड़ पत्ते उनके ऊपर निगरानी रखे, या फिर ऐसे सूखे पेड़ों को काट दें ताकि उनके अंदर आग लगने की संभावना अधिक रहती है। वन विभाग के कर्मचारियों को दावाग्नि बुझाने की विशेष तालीम दी जाए, और जो वन विभाग के जो कर्मचारी है उनको दावाग्नि बुझाने के लिए विशेष तालीम देनी चाहिए। क्या न करें, वन क्षेत्र में प्रवास करते समय सुलगती बीड़ी या अन्य चीज़ें न फेंकें। अगर आप वन में घूमने के लिए जाते हो या वन देखने के लिए भी जाते हो तो वहाँ पर सुलगती हुई बीड़ी या अन्य चीज़ें न फेंकें जिससे आग लग सके। दूसरा, दावाग्नि के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग वन विभाग की सूचनाओं की अवहेलना न करें, और दावाग्नि के आसपास के इलाके में रहने वाले लोग वन विभाग के द्वारा जो सूचना दी जा रही है उसकी अवहेलना न करें। दूसरा है मानव सर्जित आपदाएं। मानव सर्जित आपदाएं कौन कौन सी है, अब उसके बारे में विस्तृत में जानकारी प्राप्त करते हैं। मानव के प्रत्यक्ष या परोक्ष जानबूझकर या अनजाने में किए गए कार्यों से उसकी लापरवाही, असावधानी या अज्ञानता मानव सर्जित तंत्र की निष्फलता के परिणाम स्वरूप घटने वाली दुर्घटना जिससे जान माल का नुकसान हो, ऐसी दुर्घटना को मानव सर्जित आपदाएं कहते हैं। ये हो गई मानव सर्जित आपदाएं। कौन कौन सी हैं, तो मानव के द्वारा प्रत्यक्ष, परोक्ष, जानबूझकर, अनजाने में, लापरवाही से, असावधानी से, अज्ञानता से जो भी घटना या निष्फलता से जो घटना घटित होती है जिससे जान माल की बहुत नुकसान होता है, ऐसी घटनाओं को मानव सर्जित आपदाएं कहते हैं। ठीक है, अब ऐसी घटनाएं भूतकाल के अंदर बहुत हो चुकी है, अभी वर्तमान समय काल के अंदर ऐसी घटना ना हो उसके लिए हम लोगों को सरकार के नियमों का पालन करना है, मुंह पर मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, और घर से बाहर बिना काम के निकलना नहीं है, वरना ये जो बीमारी का दौर चल रहा है वो हमारा मानव सर्जित हो जाएगा फिर। तो चलिए मानव सर्जित आपदाओं के बारे में चर्चा करते हैं। औद्योगिक दुर्घटना। औद्योगिक क्षेत्रों में, मिलों, कारखानों में तमाम सावधानियों के बाद भी दुर्घटना का भय रहता है। बड़ी बड़ी उद्योग कंपनियां चलती है तो उसमें या मिलों और कारखानों के अंदर सावधानियां हर तरह की रखते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार दुर्घटना का भय रहता है या कभी कभार दुर्घटना घटित भी हो जाती है। इस दुर्घटना में मानव तथा पशुओं की जान जाने का भय होता है, और इस दुर्घटना के अंदर न केवल मानवों का परंतु पशुओं के भी जान जाने का भय रहता है। साथ ही पर्यावरण पर भी बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है, और उसके अलावा पर्यावरण पर भी उसका बहुत ही खराब प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक दुर्घटनाओं के मूल में मानवीय भूल उत्तरदायी हैं।
औद्योगिक प्रक्रिया के विविध यंत्रों का संचालन एवं रखरखाव, उत्तरदायी उत्पादित सामग्री का हेरफेर, उनका संग्रह और वितरण भी आदमियों द्वारा होता है। तो दुर्घटनाओं के लिए, औद्योगिक दुर्घटनाओं के लिए मानवीय भूल ही जवाबदार है, क्योंकि औद्योगिक प्रक्रिया का संचालन एवं उसके अंदर रखरखाव, उसका पूरा दायित्व कौन संभालते हैं? मानवीय द्वारा ही, इंसानों के द्वारा ही किया जाता है। अब उनके द्वारा अगर कोई केमिकल की फैक्ट्रियाँ हो या फिर कोई बड़ी सी ऐसी ट्रीटमेंट प्लांट हो, तो ऐसा प्लांटों के अंदर बड़े बड़े क्या चलते हैं? रिएक्टर भट्टियाँ चलती रहती है, बड़े बड़े मशीन चलते हैं, तो उसके अंतर्गत भी कभी कभार मशीनों के अंदर खामी आ जाए तो भी दुर्घटना घटित हो सकती है, जहरीली गैस भी रिलीज हो जाए। तो इसके प्रत्येक स्तर पर दुर्घटना होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए औद्योगिक की प्रत्येक स्तरों पर दुर्घटना हो उसके बारे में इनकार नहीं किया जा सकता। तो आइए एक ऐसी घटना देखते हैं, भोपाल गैस कांड। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने में जंतुनाशक दवाओं का उत्पादन किया जाता था। भोपाल के अंदर जो मध्य प्रदेश में स्थित है वहाँ पर यूनियन कार्बाइड नाम का कारखाना चलता था, जहाँ पर जंतुनाशक कीटाणुओं को मारने के लिए दवाई बनाने का उत्पादन हो रहा था। वहाँ उत्पादन प्रक्रिया में मीक नामक एक अत्यंत विषैली गैस का उपयोग होता था, और ये जंतुनाशक दवा के बनाने में वो लोग मीक नाम के एक अत्यंत विषैली गैस का भी उपयोग करते थे। इस गैस को बड़ी बड़ी टंकियों में संग्रहित किया जाता था, और इस गैस को बड़ी बड़ी टंकियों के अंदर संग्रहित किया जाता था। 3 दिसंबर 1984 के भोर में उस कारखाने की टंकियों से विषैली मीक गैस का रिसाव शुरू हुआ, लगभग 40 मिनट तक जारी रहा, और 3 दिसंबर 1984 को क्या हुआ कि इन टंकियों से ये मीक नाम की जो गैस थी वो लीकेज होना शुरू हो गया, और 40 मिनट तक लीकेज हुआ, तब जाके इन लोगों को पता चला। एकदम भोर में घटित इस घटना से पल भर में भोपाल की निकटस्थ घनी आबादी में तीव्र गति से फैल गई, और आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 2500 लोग मर गए। और इतनी सुबह सुबह खुला और साफ वातावरण होता है, और उसमें भी ऐसी जहरीली गैस हो तो वो इतनी तेज़ी से फैल गई कि इसके अंतर्गत तीव्रता से अंदर लगभग सिर्फ 40 मिनट के अंतर्गत कितने 2500 लोग मारे गए। इसके उपरांत हजारों भोपालवासी इस गैस के प्रभावित हुए। मनुष्यों के अलावा हजारों पशु पक्षियों को भी विषैली गैस निकल गई। इस गैस से पेयजल, जलाशयों और भूमि गर्भस्थ एवं नवजात शिशु, गर्भवती महिलाएं, अबाल वृद्ध सभी के उसके दुष्प्रभाव का भोग बनने लगे। 10,000 लोग स्थायी रूप से विकलांग हो गए, और ना कि इंसानों, पशुओं पर, पक्षियों के ऊपर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। पानी, पीने के पानी, जलाशय, भूमि सब विषैले हो गए, और जो गर्भवती महिलाएं थे उनके अंदर नवजात शिशु भी इससे दुष्प्रभावित हुए, और लगभग 10,000 लोग ऐसे थे जो स्थायी रूप से हमेशा के लिए विकलांग हो गए, जबकि 1.5 लाख लोग आंशिक रूप से विकलांगता का शिकार बने। और 1.5 लाख आंशिक रूप से, यानी कि किसी की देखने की क्षमता, किसी की सूंघने की क्षमता, या किसी के और कोई शारीरिक खामियां आ गई, जिससे ऐसा कितने लोग थे? 1.5 लाख लोग आंशिक रूप से कुछ समय के लिए विकलांग हो गए। तो आशा रखता हूँ इस वीडियो के अंदर सबको समझ में आया होगा। आगे के बारे में जानकारी हम इसके अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।